अब की बार जनता के मन की बात पार्ट 3 श्री ताहा मानवाधिकार परिषद द्वारा। इस मुहिम के तीसरे चरण में भारतीय मानवाधिकार परिषद गुजरात के जोनल अध्यक्ष श्री ताहा शब्बीर फक्कड़ ने लोगों के मौलिक एवं मूल मानवाधिकारों पर बात की और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत बने 30 संशोधनों के मतलब, फायदे और संवाद सरल भाषा में बताए और समझाए। इस टॉपिक का उद्देश्य ये था कि हर मानव को अपने मूल मानवीय अधिकारों का ज्ञान होना जरूरी और आवश्यक है, क्योंकि आज जिस तरह असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, कई जगहों पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नियमों और कायदों का उल्लंघन किए जा रहे हैं या फिर आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहे हैं, तो ये अधिकार जो हर एक मनुष्य को अपने जन्म और संविधान से प्राप्त हैं, वे हर किसी को इन तत्वों से या अन्याय के खिलाफ खड़े होने और लड़ने में मददगार होंगे। नमस्कार भाई और बहनों, मैं ताहा शब्बीर फक्कड़, भारतीय मानवाधिकार परिषद का गुजरात वेस्ट जोन अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई और बहनों, शायद अभी स्टार्ट हुआ ये फीड। ओके, मैं ताहा शब्बीर फक्कड़ आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा। अब की बार जनता के मन की बात पार्ट 3 में पिछले 2 सेशंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हाजी शेख साहब ने और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह वालिया जी ने बहुत सारी बातें, जनता की बातें, जनता के मन की बातें सरकार तक और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसका खूब पर्याय आया और उसकी काफ़ी सराहना की गई। इन्होंने जो मुद्दे उठाए वो काफ़ी ज़रूरी थे और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के मुद्दे कहे जाते हैं, ये वो मुद्दे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक हो रही थी। सरकार ने जो मुद्दों को अनदेखा किया या जिन मुद्दों के ऊपर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, ये वो मुद्दे उठाए गए और उन्हीं मुद्दों पर दोनों साहबों ने बात की, हाजी शेख साहब और रंजीत सिंह वालिया। तो मैं उन दोनों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चीज को शुरू किया और इस चीज को आगे बढ़ाया। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़े और मुद्दे या थोड़े जो राष्ट्रीय मानव अधिकार कहा जाता है, आज उसके ऊपर अपन थोड़ी डिटेल में समझेंगे कि भाई मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार हर कोई बात करता है, मानव अधिकार मानव अधिकार मानव अधिकार, पर ये मानव अधिकार है क्या, इनका मतलब क्या है, ये कहां से आते हैं, किसने बनाए, क्यों बनाए, यही चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सब लोग जुड़ गए होंगे या जो लोग अभी जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं कि वेलकम टू अब की बार जनता के मन की बात पार्ट 3। आई एम ताहा शब्बीर फक्कड़, प्रेसिडेंट वेस्ट जोन गुजरात, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मानव अधिकार होते क्या हैं। तो मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो हर मनुष्य के लिए बने हैं और ये हर मनुष्य का मूल अधिकार है। फिर वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, समाज या कहीं से भी आते हो, ये सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसे बने हुए हैं। तो इन मानव अधिकारों का ये क्या होता है, तो मानव अधिकार एक तरह के संयुक्त नियमों का है, नियम बने हुए हैं जिसका हर किसी को पालन करना होता है। इसके अंतर्गत सरकारी व्यक्ति भी आता है, कोई नेता हो वो भी इसके अंतर्गत आता है, एक आम आदमी भी इसके अंतर्गत आता है और हर कोई जो मनुष्य है वो इसके अंतर्गत आता है, फिर वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी हो। तो आइए हम बात करते हैं मानव अधिकारों के बारे में और मानव अधिकार की कहां से शुरुआत हुई और किस तरह से शुरुआत की या किसने शुरुआत की, ये सारी चीजें हम समझते हैं। मानव अधिकार
सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को फ्रेम किया, यानी इट वाज अ डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क बाय द यूनाइटेड नेशंस, जिन्होंने एक आर्टिकल पास किया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंतर्गत 30 आर्टिकल बनाए गए और इन 30 आर्टिकल्स के हिसाब से हर देश आज उसको पालन करता है। शायद इसीलिए ही आज हर वर्ष 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, हर जगह मनता है। दिस इज अ इंटरनेशनल इवेंट विच इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब मानवाधिकारों को अगर हम और डीप में समझना चाहें या संक्षेप में समझना चाहें तो इसमें किन अधिकारों को दिया गया है ये तो हम आगे समझेंगे, बट भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन या भारत में इसको मतलब मानना या जानना जब से मिला तो इसका एक उदाहरण 2011 के एक केस के द्वारा की जा सकती है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मानव अधिकार हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, विच आर इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो ये अधिकार उसके साथ लागू हो जाते हैं। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इट इज अ नॉन चेंजेबल रूल्स, कि ये बदले नहीं जा सकते, जो है ये वही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस या बदलाव नहीं किए जा सकते। और साथ में ये भी कहा कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी आप किसी के ऊपर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये केस टू केस बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। ये हर किसी के लिए लागू है, हर किसी के लिए सेम लागू है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। कि भाई अगर कोई नेता आता है तो वो बोलता है कि मैं मानव अधिकार यूज करता हूं और उसी जगह पे एक आम आदमी अगर आता है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भैया आपको कोई अधिकार नहीं है, या अगर वो पिछड़ी जाति से आता है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको मानव अधिकार नहीं दिए जाते। तो मानव अधिकार सबके लिए समान है, इट इज इनहेरेंट, यानी आपके जन्म से ही ये आपके साथ होते हैं। इट इज नॉन चेंजेबल, आप इसको बदल नहीं सकते। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, कि आप इसको ट्रांसफर या केस टू केस बेसिस पे नहीं किए जा सकते। मानव अधिकार के अंदर 3 सेगमेंट्स आते हैं। इन 3 सेगमेंट्स में पहला सेगमेंट है कि ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब जिसको भारतीय संविधान ने और कई देशों के संविधान ने इसको अपने संविधान में जगह दी है और इसकी गारंटी दी है कि हाँ ये अधिकार हर व्यक्ति को दिए जाएंगे और मिलेंगे। सेकेंड आता है इंटरनेशनल कोवेनेंट। इंटरनेशनल कोवेनेंट मतलब जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह पे इसका एक ही नियम है कि अगर इंडिया इसको इस तरह से फॉलो कर रहा है तो दूसरे देश भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। थर्ड आता है एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कि ये न्यायालयों में भी आप इसकी मांग कर सकते हैं कि भाई हर न्यायालय आपको मानव अधिकार के तौर पे आप इसकी मांग कर सकते हैं और न्यायालय इसको उसी आधार पर निर्धारित करता है। तो ये 3 सेगमेंट्स है। एक कि आपका ये मूल अधिकार है, सेकंड इट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट कि ये हर जगह पे सेम इंप्लीमेंट होता है, और थर्ड कि विच इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, कि न्यायालयों में भी इसका अधिकार मिलता है। हर व्यक्ति को जो न्याय मांगने जा रहा है उसको इसके दौर पर न्याय मिलेगा। अब इस आर्टिकल्स में ये 30 आर्टिकल का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक बाय एक समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आपको ये जानना है, आप ये समझिए कि मानव अधिकार आपको जानने की क्या जरूरत है, क्यों आपको जानना है। अधिकार सिर्फ मनुष्य के नहीं होते, अधिकार जानवरों के पास भी है। पर जानवरों को क्या आप उनके अधिकार समझा पाएंगे या वो अपने अधिकार मांग पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, वो नहीं मांग पाएंगे। इसका एक उदाहरण देता हूं कि जब भी आप किसी मूवी देखने जाते हैं और उस मूवी में अगर किसी जानवर का इस्तेमाल किया गया है तो एक स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है फर्स्ट स्क्रीन पर कि एंड ऑल एनिमल्स इन दिस फिल्म are treated well and they have been provided with food. No animal is treated with injustice or cruelty.
तो ये इसीलिए होता है कि भाई जानवरों के भी अधिकार है। तो आपके लिए मानव अधिकार जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं और आप आपके अधिकार नहीं जानते तो क्या आप मनुष्य कहलाएंगे अपने आप को? तो बिल्कुल मानव अधिकार जानना बिल्कुल आवश्यक जरूरी है हर किसी के लिए। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है मानव अधिकार के अंदर, इट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आर्टिकल 1 सेज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर born फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर born फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। इसका मतलब कि हर मनुष्य एक समान पैदा हुआ है, हर मनुष्य को एक समानता की अधिकार दी गई है। कोई भेदभाव या द्वेष इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। अगर वो मानव है तो वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो मानव है और उसको मानव अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 2 says everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth and other status. मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status। यानी हर प्रत्येक व्यक्ति जो मानव है, फिर वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी हाइट का हो या किसी भी वजन का हो, हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर किसी को एक जैसा सम्मान और गरिमा प्राप्त होने का अधिकार आर्टिकल 2 हमें देता है। आर्टिकल 3 says everyone has the right to life, liberty and security of person। यानी हर किसी को अपने प्राण और देह का स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें आप चाहे अपने प्राण और अपने देह का स्वतंत्रता पाई गई है। तो आप मानव है तो आपके पास ये अधिकार भी है। आर्टिकल 4 says no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms। पहले जो रहता था पहले जमानों में, मतलब दास, गुलाम, ये सारी चीजें की प्रथा फॉलो की जाती थी। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप किसी को भी दासता या गुलामी में नहीं रख सकते हैं, किसी को किसी तरह की बंदिश में नहीं रख सकते हैं, ना ही किसी को मतलब किसी गुलाम को ट्रेड कर सकते हैं। पहले जो होता था कि गुलाम एक प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था और उनका लेन देन चलता था कि वो खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। तो ये सारी चीजों पर मानव अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ब्रेक लगाता है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Article 5 of the Human Rights says no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment। No one shall be subjected to torture or to cruel, यानी किसी को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी को भी आप मतलब बुरी तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। इनह्यूमन ट्रीटमेंट यानी गैर जिम्मेदाराना हरकत से उसके ऊपर कोई भी प्रहार या ये चीजें नहीं कर सकते जो उसकी जान को, उसकी माल को खतरा देता है। नौकर हो, एम्प्लॉय हो, हर किसी को समान मानव अधिकार प्राप्त है और ये उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक है। आर्टिकल 6 says everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नौकरों को या मतलब दास को और गुलामों को एक मानव की हैसियत नहीं प्राप्त थी। वो दे वर लाइक ए कमोडिटी कि उनका सेल, परचेस, ट्रेड
इस तरह से मतलब उनको कंसिडर किया जाता था। बट आर्टिकल 6 ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेज कि एवरीवन हैज द फ्रीडम टू बी ट्रीटेड सेम। अगर वो मानव है, मनुष्य है, तो उसके पास मानव अधिकार है और उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे दूसरों को मिलता है, फिर वो कोई भी हो। अगेन इट रेफर्स टू द प्रीवियस आर्टिकल्स अबाउट सेट कि भाई वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, वंश का हो, रंग का हो, जगह का हो या कोई भी हो, किसी भी देश का भी हो, तो भी उसको मानव अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 7 says all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर समझना चाहे तो इसके हिसाब से हर कोई व्यक्ति, इसमें इन्होंने मनुष्य के साथ ये स्पेसिफाई कर दिया है कि एवरीवन, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी अगर एक न्यायालय के सामने पेश किया जाए तो हर कोई, फिर वो नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो या लैंडलॉर्ड हो या कोई भी हो, एवरीवन इज सेम इन फ्रंट ऑफ द लॉ। There is no discrimination to be done either by the court, either by any sort of subordinate, either by any of the officer or any of the subordinate system। सिस्टम के सामने हर कोई एक जैसा है, समान है और मानव है। उनको हर किसी को वही अधिकार प्राप्त है जो हर किसी के लिए बने हैं, जो इस आर्टिकल में ड्राफ्टेड है। आर्टिकल 8, everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution of law। Sorry, again repeat करता हूँ। Article 8, everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law। इसका मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है आप लोगों को। आप जब चाहे किसी भी न्यायालय से अपने मानव अधिकार के ऊपर अपना वर्चस्व रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और आपको उसके आधार पर उसका न्याय या उसका परिणाम या उसका जो भी मतलब रेमेडी है वो आपको प्राप्त होगी। कोई भी आपको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की कि भाई आप अगर निचली जाति के हैं तो न्यायालय आपको ये नहीं कह सकता कि भाई आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है या आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आप बात नहीं कर सकते या इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आप नहीं छेड़ सकते। नहीं, आपको समान अधिकार है और न्यायालय के साथ आप इस चीज को अपना न्याय मांग सकते हैं। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 9। Article 9 says no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile। ये आज के जो हालात बने हैं जिसमें आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस की बर्बरता है या पुलिस के द्वारा मतलब कोई भी तरीके से मतलब किसी को भी फंसाने के लिए किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, इसके अनगिनत उदाहरण हैं। मैं उन उदाहरणों के ऊपर नहीं जाना चाहता या मतलब आप सभी को पता है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आजकल हर कोई किसी को पता है कि मतलब क्या हो रहा है, किस तरह से मतलब माहौल बन रहे हैं और किस तरह से मतलब पुलिस की नाकामियत कहिए या मतलब उनकी जो मतलब भूल है या उनके ऊपर जो प्रेशर आता है उसके हिसाब से वो लोग कई बार मतलब इन चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। तो आर्टिकल 9 सेज कि नो वन इज सब्जेक्टेड, किसी को भी मतलब झूठे इल्जाम में या मतलब किसी भी तरीके के अरेस्ट विदाउट एनी वैलिड रीजन अरेस्ट करना गैर कानूनी है। अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना है तो इट हैज टू फॉलो अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर निर्धारित है जिसमें उनको एक वैलिड रीजन प्रोवाइड करना होता है कि क्यों किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या मतलब उसका प्रोसीजर है, उसके टाइम लॉज है। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, न्यायालय के सामने पेश करना होता है और फिर बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में देना है या उसको रिलीज करना है या बेल करना है। दैट इज ऑन द कोर्ट। बाकी मनमाने तरीके से अरेस्ट किया, उसको मतलब जेल में सड़ाया या किसी ने आपको धमकी दी कि मतलब मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो आर्टिकल 9 प्रोहिबिट्स दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है,
सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इनमें से कुछ आर्टिकल्स रोजमर्रा की जिंदगी और अब के जो माहौल है बन रहे हैं उसके हिसाब से समझना और इनको याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 10 says everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him। आर्टिकल 10 ये कहता है कि हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और हर किसी को सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। ये बात आप भी समझते हैं और हर कोई जानता है कि जब तक निष्पक्षता से कोई जांच नहीं की जाती तो किसी को न्याय नहीं मिलता है। एक तरफा न्याय या एक तरफा जांच कभी न्याय नहीं प्रोवाइड करती है। तो न्याय या जो भी है मतलब वो निष्पक्ष जब तक नहीं होता तब तक न्याय पूरा नहीं मिलता है किसी को। तो ये आर्टिकल 10 इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर किसी को निष्पक्ष न्याय और सार्वजनिक न्याय का अधिकार प्राप्त है। ये चीज कोर्ट को भी फॉलो करनी होती है और कोर्ट में भी फॉलो होती है जो न्यायालय द्वारा मान्यता है, और यही चीज पुलिस पर भी लागू होती है या किसी भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी पर लागू होती है। ये सिर्फ मतलब कोर्ट में नहीं बल्कि हाँ लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी पालन करना होता है कि भाई जब कोई जांच होती है या किसी की कंप्लेंट आती है या कोई एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उनको इसी तरह से मतलब जांच करना होता है और उनका मतलब जो भी रिपोर्ट वगैरह है या चार्जशीट है या डिसीजन है ये इस तरह से इसी एक प्रोसीजर को कोड ऑफ कंडक्ट में फॉलो करना होता है। आर्टिकल 11 में दो सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल 1 says everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense। ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सब आर्टिकल 11 जो है वो कंप्लीटली मतलब एक इम्पॉर्टेंट वन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो मीडिया की न्यूज बन जाती है कि भाई ये दोषी है और पब्लिक उसको दोषी मानने लग जाती है, या हम समाज में उसको एक लेबल लगा देते हैं कि भैया ये तो दोषी है, ये तो एक क्रिमिनल है। बट आर्टिकल 11 सब आर्टिकल 1 सेज कि हर कोई जो भी मतलब जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा है वो तब तक निर्दोष है जब तक कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को निर्दोष कह सकता है, समाज या कोई भी तरीके से उसके ऊपर इल्जाम नहीं लग सकते हैं कि भैया ये दोषी है, जब तक कि कोर्ट उसको मतलब ये कोर्ट में ये साबित नहीं होता कि वो आरोपी है या उसने ये क्राइम किया है, और उसको ये पूरा हक दिया है इस आर्टिकल में कि वो अपने डिफेंस के अंदर लड़ सके या वो अपने तथ्य पेश कर सके कि उसने ये क्राइम किया है, नहीं किया है तो किस संदर्भ में किया है, नहीं किया है तो ये क्यों मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगा है या किस कोइंसिडेंस की वजह से ये मतलब हुआ है। तो अगर कोर्ट उसको दोषी नहीं मानती है तो ही इज रिलीज होने के बाद भी मतलब समाज उसको इसी निगाह से देखता है। बट ये आर्टिकल उसको सुनिश्चित करता है कि भैया अगर आपको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है तो यू आर नॉट अ क्रिमिनल। मूविंग ऑन टू सब आर्टिकल 2 of Article 11, no one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time of the penal offence was committed। ये बड़ा मजेदार आर्टिकल है भैया, इसको एक बार और पढ़ता हूं। No one shall be held guilty of any penal offence
on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time of penal offence. इसका एक सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल वाक्य में समझाऊं तो किसी को भी पुराने जुर्म के लिए जब वो जुर्म किया गया था और उस समय अगर उसका कानून नहीं था तो उसके लिए भविष्य में जब उसका उस जुर्म का अगर कोई कानून बनता है तो उसके लिए उसको पिछले जुर्म के लिए सजा नहीं दी जा सकती। सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक अगर स्टॉकिंग की बात करें, स्टॉकिंग मतलब फॉलो करना। अगर किसी ने जनवरी में किसी लड़की को फॉलो किया, यानी 2013 का वाक्य देता हूं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाकर एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया था जिसको दंड विधि संशोधन अधिनियम कहते हैं, यानी पिनल लॉ फॉर अमेंडमेंट एक्ट। इस आर्टिकल के अनुसार कि मतलब इसके बाद स्टॉकिंग एक क्राइम बना। स्टॉकिंग मतलब लड़की का पीछा करना किसी भी द्वारा। तो ये चीज आई थी 2013 में। तो मान लीजिए कि अगर 2012 में किसी लड़के ने किसी लड़की का पीछा किया तो उस व्यक्ति को 2013 में लॉ बनने के बाद सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि तब जब उसने फॉलो किया था उस समय वो लॉ था ही नहीं। 2013 में जब ये लॉ आया तो उसके हिसाब से उसको ऊपर कोई केस नहीं बनता या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, अगर उस लड़के को मतलब वापस से जेल जाने का बहुत शौक है तो वो वापस 2013 के बाद उस लड़की का पीछा कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसा कोई क्राइम करने के लिए। तो इसी तरह ये आर्टिकल 11 सब आर्टिकल 2 स्पेसिफाई करता है कि पुराने जुर्म के लिए जब अगर उसका कानून नहीं है या भविष्य में अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून के आधार पर पिछले या पुराने समय में किए हुए जुर्म पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती और किसी को कोई पेनल्टी नहीं चार्ज की जा सकती। वो उस टाइम पे निर्दोष करार दिया गया है तो वो अभी भी निर्दोष है। हाँ, अगर वो क्राइम उस लॉ के बाद बनता है तो उस क्राइम के लिए उसको जो आवश्यक सजा है वो उसको दी जाएगी। Article 12, no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor or reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference of attacks. Simple it says कि right to privacy. आपकी प्राइवेसी का अधिकार आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन देता है। आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई मतलब उसको अटैक नहीं कर सकता है आपकी प्राइवेसी पर। ये प्राइवेसी का आपका पूर्ण अधिकार है। सिंपल अगर इसका उदाहरण अगर मैच करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था आधार के मामले में, आधार कार्ड के मामले में रिसेंट डेज आपको पता होगा कि भाई काफ़ी ये चीज़ चर्चा में आई थी कि आधार का डेटा शेयर होता है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी मतलब राइट टू प्राइवेसी का आधार लेते हुए इस चीज़ पर रोक लगाई थी कि कहा था कि मतलब आधार इज अ प्राइवेट मैटर, ये एक प्राइवेसी का मुद्दा है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो आपकी प्राइवेसी का अधिकार आपके पास पूर्ण रूप से है। आर्टिकल 13 में सब आर्टिकल 1 सेज everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. यानी हर किसी के पास स्वतंत्रता है कि वो देश में किसी भी राज्य में आ जा सकता है, कहीं भी बस सकता है, कहीं भी अपना जीवन गुजार कर सकता है। ये आर्टिकल 13 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है। सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि एवरीवन हैज द राइट टू लीव द कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड रिटर्न टू हिज कंट्री। सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि आप देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी बस सकते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं। बट सब आर्टिकल 2 आपको इंटरनेशनली मूवमेंट की फ्रीडम देता है कि आप जब चाहे अपना देश छोड़ सकते हैं और जब चाहे अपने देश में वापस आ सकते हैं।
आर्टिकल 14 के अंदर सब आर्टिकल 1 says everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution। यानी आपको किसी भी देश में शरण लेने का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 के सब आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि दिस राइट में नॉट बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of United Nations। जहां आर्टिकल 14 के सब आर्टिकल 1 में आपको किसी भी देश की शरण लेने का अधिकार दिया गया है, वहीं सब आर्टिकल 2 में इस आर्टिकल पर रोक लगाई है कि आपने अगर कोई तरह का क्राइम कमिट किया है या किसी तरह की अवमानना भरा काम किया है तो आप किसी भी देश की शरणता नहीं ले सकते। आपको कोई भी देश शरण नहीं देगा। तो अगर एक में छूट है तो दूसरे में उस पर रोक लगी है। एक में छूट इसलिए है क्योंकि आप बेगुनाह हैं तो आप शरण लेने का अधिकार रखते हैं, बट अगर आप गुनहगार हैं तो आपको ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आप ऐसा कोई मतलब शरण नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 एवरीवन हैज द राइट टू नेशनैलिटी। सब आर्टिकल 2 सेज नो वन शैल बी आर्बिट्ररी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी और डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। ये दोनों ही आर्टिकल बड़े मजेदार हैं। आज के मुद्दे, आज के करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये चर्चा में रहे हैं, या मतलब इनको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि जो माहौल बना है राष्ट्रीयता ये सारी चीज़ों को लेकर, तो ये आर्टिकल काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है कि आपको आपकी राष्ट्रीयता का पूरा अधिकार प्राप्त है। फिर आप किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, आपको आपको नेशनैलिटी का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। और सब आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी आपको आपकी राष्ट्रीयता बदलने में या मतलब राष्ट्रीयता के खिलाफ आपको नहीं उकसा सकता या आपके ऊपर कोई भी तरह का प्रेशर नहीं दे सकता। आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 1, 2 और 3, इसमें 3 आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल 1 says men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and its dissolution। ये आजकल के यंगस्टर्स के लिए मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि भाई आप अगर एज्ड हैं, शादी की जो लीगल एज है जो अपने देश में ठहराई गई है, उस एज के हिसाब से आपको आपकी शादी का पूर्ण अधिकार दिया गया है। किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को इसमें कोई रोक नहीं कर सकता है या कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता है until and unless the boy or the girl is agreed to it। शादी के साथ साथ शादी को डिसॉल्व करने के लिए तलाक के ऊपर भी मतलब उनको पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है, और अगर शादी को डिसॉल्व करना है तो इसका भी अधिकार उनको पूर्ण रूप से दिया गया है। सब आर्टिकल 2 says marriage shall be entitled into only with a free and full consent of intending spouses। कि आपको लड़का या लड़की की रजामंदी से ही मतलब कोई भी शादी मुकम्मल हो सकती है। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, उनके ऊपर कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकता, या उनके ऊपर कोई चीज, कोई डिसीजन कोई थोप नहीं सकता है। ये उन दोनों की आपसी सहमति से पूर्ण हो सकती है। सब आर्टिकल 3 says the family is the natural and fundamental group unit of society and it is entitled to protection by society and the state। एक परिवार का संरक्षण या एक परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ मतलब उस परिवार पर नहीं है, बट हाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज और सरकार पर भी आती है। तो उनके ऊपर मतलब किसी तरह का अत्याचार या किसी तरह का भेदभाव अगर हो रहा है तो इसमें समाज और सरकार को हस्तक्षेप कर कर उस परिवार को पूरा न्याय या उनकी प्रोटेक्शन या हिफाजत के लिए पूरे अधिकार प्राप्त है। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 9
Article 17, sub-article 1 and 2. Sub-article 1 says everyone has the right to property alone as well as in association with others. Sub-article 2 says no one shall be arbitrarily deprived of his property. यानी संपत्ति का अधिकार, हर किसी को उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, फिर वो चाहे अकेले हो या मतलब किसी ग्रुप के साथ हो। यानी आप कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, फिर वो चाहे आप खरीदे अकेले या किसी और लोगों के साथ मिलकर करें। किसी को भी सब आर्टिकल 2 सेज कि किसी को भी किसी की जायदाद या मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के या इस आर्बिटरी प्रॉपर्टी के अंदर से बेदखल नहीं किया जा सकता मनमाने ढंग से। उसके लिए वैलिड रीजन होता है, वैलिड रीजन होगा और उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसके हिसाब से ही उसको फॉलो करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको समझना चाहिए। आर्टिकल 18, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइज and religion. This right includes freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship or observance. ये अगेन आज के मुद्दों के हिसाब से या आज के माहौल के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको अगर संक्षेप में समझे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जा सकता है इसको। आप आपके धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप आपके धर्म की मानना रख सकते हैं, आप आपके धर्म को परिवर्तन करना है या मतलब आपको आपका धर्म चेंज करना है, इन सब चीजों का आपको पूर्ण अधिकार है। ये आपका अधिकार है, कोई इसके ऊपर आपको फोर्स नहीं कर सकता है, कोई आपको उकसा नहीं सकता है या कोई आपको इसके ऊपर से टॉर्चर या प्रेशराइज नहीं कर सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए हो या धर्म मानने के लिए हो या धर्म के बारे में जो आपकी सोच है या मतलब आपके जो मान्यता है उनके ऊपर। तो ये धर्म आपका है, आपको इसका पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 19 says everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The most important article, right to speech and right to thought. आपको बोलने का अधिकार इस आर्टिकल द्वारा दिया गया है कि आप आपके मन की जो भावना है वो आप समक्ष रख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप इसको मतलब जाहिर कर सकते हैं, आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं, रख सकते हैं और उनका जवाब तलब कर सकते हैं। आपके विचार, आपकी जो सोच है या आपकी जो मान्यता है उसको आप खुले में रख सकते हैं, कोई इसके ऊपर आपको कंट्रोल या रोक नहीं लगा सकता है। तो राइट टू स्पीच जो इम्पोर्टेंट है ये हर कोई याद रखे, ये हर जगह पे आज मतलब दबाई जा रही है, ये एक काफी अफसोस की बात है, बट हाँ ये आपका मानव अधिकार है। अगर आप इसके ऊपर मतलब है, आप आपके मुद्दे उठा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है क्योंकि यह आपका मानव अधिकार है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 एंड सब आर्टिकल 2। आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 1 सेज एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। सब आर्टिकल 2 सेज नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। आपको विरोध व्यक्त करने का या पीसफुल असेंबली कंडक्ट करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पर कोई आपको उसके लिए उकसा नहीं सकता या कोई आपको उस एसोसिएशन को फॉर्म करने के लिए या एसोसिएशन को चेंज करने के लिए या मुद्दों को मतलब उठाने के लिए या मुद्दे बदलने के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, ये गैर कानूनी है। तो राइट पीसफुल असेंबली का पूर्ण अधिकार आपको प्राप्त है। आर्टिकल 21 ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अगेन, इसमें कई सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल 1 सेज एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू
फ्रीली चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको गवर्नमेंट सरकार में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। आप चाहे तो या तो खुद सरकार में भाग ले सकते हैं या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ इसके थ्रू भाग ले सकते हैं। तो सरकार में भाग लेना ये आपका अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता जाति या धर्म या किसी भी आधार पर। आप मानव हैं, आपके पास ये अधिकार मौजूद है। सब आर्टिकल 2 says everyone has the right of equal access to public service in this country। जो भी पब्लिक समाज सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, इसके अंतर्गत हर किसी को मतलब ये सुविधाएं प्राप्त है, कोई भी इसके अंदर आपको रोक नहीं सकता है। फिर वो आपका वोटिंग अधिकार है या मतलब किसी भी पब्लिक सुविधा को एक्सेस करने का, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन या किसी भी अदर सेक्शंस को यूज करने का, आपके पास ये सारे अधिकारों को यूज करने का अधिकार प्राप्त है। सब आर्टिकल 3 says the will of the people shall be on the basis of the authority of the government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage of and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आपके वोटिंग का भी अधिकार प्राप्त है। आप अगर लीगल एज में हैं तो आपको आपकी वोटिंग का अधिकार है, जिसके थ्रू आप आपकी सरकार को चुन सकते हैं या आपके सरकार के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, या आप चाहें आप खुद मतलब एक प्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि वोटिंग प्रोसीजर या मतलब इलेक्शन जो प्रोसीजर है, इसका एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई वोटिंग हमेशा साइलेंटली होनी चाहिए या सीक्रेटली होनी चाहिए, वोटिंग हमेशा मतलब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से की जानी चाहिए। ये सारी चीजों का अधिकार आपके पास है। आर्टिकल 22, everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resource of each state of the economic, social and cultural rights indisciplinable for his dignity and free development of his personality। सिंपल टर्म्स में ये आपकी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। आपको कहीं पे भी रहने का, आपको किसी भी समाज के साथ जुड़ने का, आपको किसी भी धर्म के साथ जुड़ने का, आपको किसी भी मतलब करंट अफेयर्स या कल्चरल अफेयर्स में भाग लेने का, ये सारी चीजों का सुरक्षा अधिकार ये सरकारी जवाबदारी है और सरकार ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये सारे अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिले, कोई इससे पिछड़ा ना रहे। आर्टिकल 23 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें सब आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। सब आर्टिकल 1 says everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protect against unemployment। हर किसी को रोजगार का पूरा अधिकार प्राप्त है। कोई किसी को रोजगार बेस्ड ऑन हिज कास्ट या क्रीड या जाति या धर्म या इसके ऊपर या उसके ऊपर किसी भी मतलब रीजन से उसके जवाब या मतलब उसके रोजगार को छीन नहीं सकता है। आपको आपके रोजगार का, हर किसी को रोजगार मिलना ये सुनिश्चित किया जाना है। सब आर्टिकल 2, एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हर किसी को जो मतलब रोजगार, जिसको रोजगार प्राप्त है, उसको उसके काम के अनुसार उसका वेतन प्राप्त करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। कोई किसी को मतलब काम वेजेस या मतलब पगार देने में मतलब उसको ओवर टाइम या ये सारी चीजें जो भी है मतलब कि जैसे ज्यादा काम लेना और पगार कम देना, ये सब चीजें गैर कानूनी है। तो आप जितना काम करते हैं उतना पगार मांगना आपका अधिकार है, आपका हक है। सब आर्टिकल 3, एवरीवन हु वर्क्स एज हैज द राइट to just and favorable remuneration, ensuring him for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection।
तो ये जैसे सब आर्टिकल 2 ने कहा कि आपको आपके पगार पाने का पूरा हक है, आपके काम के अनुसार किसी को भी किसी भी तरीके से ये नहीं किया जा सकता कि भाई आपका जाति ये है तो आपको ये काम नहीं मिलेगा, आपका धर्म ये है तो आप ये काम नहीं कर सकते, या आपको इतनी ही सैलरी मिलना है, फिर वो चाहे मेल हो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो, इसी तरह का मतलब कोई भेदभाव नहीं चलेगा। आपको पगार, और ये पगार आपको आपके परिवार, आपकी गरिमा के साथ आपको दी जानी चाहिए, ये आपका अधिकार है। इसीलिए सरकार का एक मतलब एक्ट बना हुआ है, इंडियन वेजेस एक्ट, जिसके अंदर ये सुनिश्चित किया गया है कि किसको किस लेवल का मतलब पे ग्रेड होना चाहिए, किस डेजिग्नेशन को किस सैलरी स्लैब मिलनी चाहिए, या ये सारी चीजें उस एक्ट इंडियन वेजेस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब की गई है। सब आर्टिकल 4, एवरीवन हैज द राइट टू फॉर्म एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। हर एक जो एम्प्लॉय है, फिर वो किसी कंपनी का हो, किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हो, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो हर किसी को अपना ट्रेड यूनियन चुनने या उसके साथ फॉर्म, उसको ट्रेड यूनियन बनाने का पूर्ण अधिकार है, ताकि आप आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सके। ये अधिकार आपको प्राप्त है। आर्टिकल 24, everyone has the right to rest and leisure including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay। ये एम्प्लॉयज के लिए काफी मतलब बढ़िया आर्टिकल है। आर्टिकल 23 भी मतलब बढ़िया आर्टिकल है। एंड आर्टिकल 24 कहता है कि हर किसी को काम के दौरान आराम करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आपको काम आराम के साथ साथ जितना काम करने का मतलब जो एक निर्धारित समय है, आपको वो पीरियड और साथ ही छुट्टियों का भी अधिकार दिया गया है। अब काम के दौरान आराम करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ऑफिस गए और आराम करना चालू कर दिया, नहीं। इसको एक सिंपल टर्म्स में अगर करें तो आपको ब्रेक्स के तौर पे आराम करने के लिए मतलब समय दिया जाता है, फिर वो चाहे टॉयलेट ब्रेक हो, टी ब्रेक हो, लंच ब्रेक हो, ये आपको मतलब काम के दौरान जो दिए गए ब्रेक या लीजर टाइम है, ये उस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसीलिए हर कंपनी में स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है कि भाई लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, रिसेस टाइम, ये सारी चीजों को एक टाइम स्लॉट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हर किसी को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया गया है कि भाई जैसे 40 आवर्स इन ए वीक, हर हफ्ते 40 घंटे, यानी हर दिन 8 घंटे का काम किसी भी मतलब जगह पे, ये कॉर्पोरेट कंपनी हो या कहीं पे भी फैक्ट्री हो, ये 8 घंटे का एक टाइम स्लॉट दिया गया है कि अगर 8 घंटे से ऊपर आपका काम जा रहा है तो या तो वो आपका मानव अधिकार का हनन हो रहा है, या तो फिर कंपनी उसको कंपनसेट आपको करेगी ओवर टाइम पे के हिसाब से। यूजुअली बैंक्स वगैरह में ये सारी चीजें काफी मतलब हद तक फॉलो की जाती है। सैटरडे संडे लीव होने का यही रीजन है कि भाई अगर मंडे टू फ्राइडे आप डेली 8 घंटे काम करते हैं, विच इज इक्वल टू 40 आवर्स इन ए वीक, तो ये टाइम स्लॉट वहां पे पूरा हो रहा है। सैटरडे संडे आपको ब्रेक दिया जाता है। संडे जो हॉलीडे होती है यूजुअली कोई उसका पगार कट नहीं करता। तो यही चीज ये आर्टिकल कहता है कि आपको छुट्टी, आपको लीजर और आपको आराम करने का अधिकार। आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 1 says everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood circumstances beyond his control। सब आर्टिकल 2 दोनों साथ में समझते हैं, काफी सिंपल है। सब आर्टिकल 2 सेज मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। ऑल चिल्ड्रन वेदर born or out of wedlock shall enjoy the same social protection। यानी इस आर्टिकल के अनुसार सरकार को ये जवाबदारी मतलब जवाबदेही दी गई है कि भाई वो हर किसी को गरिमापूर्ण रोजगार प्रोवाइड करे और रोजगार के साथ साथ उनके सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान दे
कि अगर मान लीजिए कि कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है जो काम नहीं कर सकता है, तो उनकी मतलब जिंदगी जीने के लिए उनको जो मतलब जीवन जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं वो उनको प्रदान की मिले या उनको प्रदान की जाए। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगार भत्ता है, ये जो सरकार की नीतियां हैं वो इन्हीं आर्टिकल पर बनाई गई है या इन्हीं आर्टिकल के लिए ये सब चीजों को फॉर्म करती है। ये सरकार का यही काम है कि ये इन नीतियों से इन सब मुद्दों को कवर अप किया जा सके। आर्टिकल 26 में सब आर्टिकल 1, 2 and 3, सब आर्टिकल 1 says everyone has the right to education. Education shall be free and at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Sub-article 2 says education shall be directed to the full development of human personality and to the strengthening of the respect of human rights and fundamental freedoms. Sub-article 3 says parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. तो इन तीनों आर्टिकल को सिंपल तरीके से समझते हैं कि भाई शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। हर किसी को शिक्षा का अधिकार, पूर्ण अधिकार सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि जो शिक्षा है वो हर किसी को मिले, मुफ्त मिले। अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो इट इज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार की एक मतलब मुहिम है विच इज राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत सारे सरकारी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा फ्री में दी जाती है। इसी के साथ जो टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन है या जो हायर एजुकेशन है उनके लिए भी मतलब कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए या इतने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होने चाहिए कि जो पब्लिक के लिए या एक आम आदमी के लिए या एक स्टूडेंट के लिए इजीली अवेलेबल हो एंड इट शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। जो ये आजकल स्कूलों में काफी देखा गया है कि स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चों का कैलिबर नहीं देखा जाता बल्कि उनका डोनेशन के थ्रू उनको मतलब जज किया जाता है। या किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले मतलब उनको डोनेशन पे करना होता है, ये हेफ्टी अमाउंट्स पे करना होता है कि भाई ये कॉलेज है तो मतलब एक इतना रेट है, ये कॉलेज है तो इसका स्टैंडर्ड ऊंचा है तो इसका इतना फीस होगा। तो ये सारी चीजें के ऊपर ऑलरेडी रोक लगी है। आपके पास पूरा अधिकार है कि शिक्षा आप प्राप्त कर सके। उसके लिए अगर आपको कोई रोक रहा है या कोई ये कर रहा है मतलब आपको ब्लॉक कर रहा है किसी भी कारण से, तो आपके पास पूरा अधिकार है उसके अगेंस्ट में खड़ा होने का, उसको रिपोर्ट करने का और उसके ऊपर कार्रवाई करवाने का। साथ ही ये आर्टिकल, सब आर्टिकल 3 जो है वो ये भी मतलब छूट दे रहा है कि माता पिता, बच्चे के माता पिता को ये पूर्ण अधिकार है, ये पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरीके का शिक्षण सही समझता है। उसमें उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, कोई उसके ऊपर रोक नहीं कर सकता है, ये कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई है। आर्टिकल 27 सब आर्टिकल 1, everyone has the right freely to participate in cultural life of the community, to enjoy arts and to share in any scientific advancement and its benefits. Sub article 2 says everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको मैं समझाऊं तो आपको आपकी सोच या आपके आविष्कार के लिए पूर्ण क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। कोई आपको, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने कोई आविष्कार किया है या आपकी सोच के बेसिस पे किसी का कोई एडवांसमेंट हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको लेने का पूरा अधिकार है। कोई आपको जाति या धर्म या किसी भी बेसिस पे
वो आपसे छीन नहीं सकता है। तो ये जो पेटेंटिंग कॉपीराइट अधिकार है ये इसी चीज के लिए बने हुए हैं। आप ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 28 says everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. आर्टिकल 28 ये कहता है कि राइट टू ह्यूमन राइट्स, कि आपको मानव अधिकार प्राप्त करने का पूरा हक है। कोई आपको ये नहीं रोक नहीं सकता है कि यू हैव द राइट टू ऑब्टेन ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 1 says everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. Sub article 2 says in the exercise of his rights and freedoms everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights of freedoms of others and meeting the just requirements of morality, public order and general welfare in the democratic society. ये दो आर्टिकल सब आर्टिकल्स बड़े मजेदार हैं। इसमें एक के अंदर आपको पूरी छूट दी गई लगाता है कि ये अधिकार आप तब तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक किसी और के मानव अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। यानी आप आपके अधिकार का इस्तेमाल तो करिए, पर अगर उस अधिकार की वजह से किसी और मनुष्य का अधिकार का हनन हो रहा है या उसको नुकसान पहुंच रहा है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है तो ये अधिकार आपको नहीं है, इसके ऊपर रोक है, ये एक प्रतिबंधित है। यही चीज सब आर्टिकल 3 कहता है, दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स में इन नो केस बी एक्सरसाइज कॉन्ट्ररी टू द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी आप किसी भी देश के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ या आपकी किसी की भी सोच के विपरीत कोई अगर काम कर रहे हैं तो वो नहीं किया जा सकता, वो खिलाफ है मानव अधिकार। तो आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, पर ये चीजों का ध्यान रखिए कि भाई आपके इन अधिकारों की वजह से किसी और का अधिकार नहीं छीन रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी बात को सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल 29 में। लास्ट एंड मोस्ट द फाइनल आर्टिकल 30, नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन मे बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. आर्टिकल 30 ये कहता है कि इन जो भी आर्टिकल्स हैं 1 से 29 तक, इनमें कोई भी तरीके का मतलब इस तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि जिससे इसके मायने या इसकी परिभाषा या इसकी सोच बदले। तो ये जो मकसद के लिए बनाए गए हैं ये उन्हीं मकसद पे चलेगा, उन्हीं नियमों पे चलेगा या उन्हीं मतलब विचार और सोच के हिसाब से आधारित है। इनमें कोई भी मतलब इंटरप्रिटेशन कर या इनको गलत तरीके से पेश कर इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसका पूर्ण रूप से खंडन इस आर्टिकल में किया गया है। तो ये थे आपके मानव अधिकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर 30 आर्टिकल के तौर पे आपको दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंटेड कॉपी है विच इज रिकग्नाइज्ड, विच इज इम्प्लाइड, विच इज डिजाइन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस और जो आज पूरी दुनिया में एक समान एक तरीके से फॉलो की जाती है। ये सारे आर्टिकल्स जो आज हमने समझे ये काफी शॉर्ट में समझने की कोशिश की। हर एक आर्टिकल के ऊपर आज चाहे तो हम 1-1 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, वो आगे कभी वापस मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। बट हाँ, ये आपके मूल अधिकार हैं, ये आपके मानव अधिकार हैं। अब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कौन सा आर्टिकल आपको छूट दे रहा है,
कहीं कुछ आर्टिकल ने इसके ऊपर, कुछ आर्टिकलों में रोक भी लगी है, बट वो रोक जरूरी है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अब आपसे मतलब निवेदन करूंगा और वापस से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हाजी शेख का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मतलब एक मुहिम स्टार्ट की जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, लोगों के मन की बात, जनता के मन की बात सरकार तक और बाकी की जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर पा रहे हैं। आज इसका तीसरा चरण था। साथ ही मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह वालिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इससे पहले का सेशन लिया। दोनों ही मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजी शेख साहब और रंजीत सिंह वालिया जी ने दोनों ने काफी अच्छे मुद्दे उठाए, जिसके तौर पे मतलब लोगों को भी कई मुद्दों के बारे में पता चला, हमें भी काफी मुद्दों के बारे में मतलब आगे काम करने के लिए एक नई दिशा मिली है। और उनके मार्गदर्शन पे हम भारतीय मानवाधिकार परिषद आगे भी आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, आगे भी आपकी आवाज सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मानवाधिकार परिषद की ओर से मैं ताहा शबीर फक्कड़ आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े आज और इस सेशन को आप लोगों ने सुना, समझा और देखा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।